Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Ether Classes. In today's session, we will discuss about Raman spectroscopy. Now, Raman spectroscopy, it deals with absorption of electromagnetic radiations. Raman spectroscopy deals with absorption of electromagnetic radiation as well as scattering of light by molecule. वाइब्रेशनल और रोटेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमने क्या देखा है, एब्जॉर्प्शन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का, वहाँ पे कोई स्कैटरिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन रमन में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन भी होता है प्लस स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी होता है। सो इसमें जो स्कैटरिंग का कॉन्सेप्ट है, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नाउ यहाँ पे एक साइंटिस्ट थे रेले, उन्होंने क्या बताया था कि अगर स्कैटर्ड लाइट जो है, उन्होंने एक टर्म दी थी कि स्कैटर लाइट जो होगी दैट विल बी राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो अगर इंसिडेंट लाइट है परपेंडिकुलर टू स्कैटर्ड लाइट, और यहीं से एक कॉन्सेप्ट आया था कि जो स्कैटरिंग की जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्कैटरिंग विल बी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट। दिस इज फ्रीक्वेंसी ऑफ स्कैटर्ड लाइट, frequency of scattered light is equal to incident light frequency. This scattering की फ्रीक्वेंसी और इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी इक्वल होती है, ये कॉन्सेप्ट दिया था रिले ने। इसीलिए इसको क्या बोला गया है, ये जो कंडीशन होगी जब स्कैटर्ड लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी, सो उस टाइप की स्कैटरिंग को हम बोलेंगे रेले स्कैटरिंग। सो दिस इज नोन एज रेले स्कैटरिंग। क्लियर? नाउ जो स्कैटर्ड लाइट है, यहाँ पे तीन कंडीशंस अराइज होते हैं। जो स्कैटर्ड लाइट की फ्रीक्वेंसी है दैट कैन बी इक्वल टू इंसिडेंट लाइट, जो रेले स्कैटरिंग का हो गया। सेकंड इज स्कैटर लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है ग्रेटर देन इंसिडेंट लाइट फ्रीक्वेंसी। थर्ड इज स्कैटर लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है लेस देन इंसिडेंट लाइट फ्रीक्वेंसी। सो यहाँ से थ्री टाइप्स की लाइंस हमें ऑब्टेन होती हैं। तो यहाँ से हम क्या देखेंगे कि अगर इसको हम ड्रॉ करके देखते हैं, now this is the condition, this condition is for जब स्कैटर लाइट की फ्रीक्वेंसी है दैट इज इक्वल टू इंसिडेंट लाइट। सो दिस इज द केस फॉर रिले स्कैटरिंग। सो यहाँ पे जो हमें लाइन मिलेगी वो क्या मिलेगी, रिले लाइन बोलेंगे उसको। क्लियर? नाउ अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, सो दीज आर द केसेस सो दिस केस, इन दिस केस यहाँ पे क्या है, स्कैटर्ड लाइट की फ्रीक्वेंसी है दैट इज ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। सो वहां पे जो लाइंस मिलेंगी उनको हम बोलेंगे एंटी स्टोक्स लाइन, एंटी स्टोक्स लाइन। और जब फ्रीक्वेंसी ऑफ स्कैटर्ड लाइट इज लेस देन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, सो उसको हम क्या बोलेंगे, स्टोक्स लाइन। So this is Stokes, these are Stokes lines. क्लियर? सो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट आया है वो क्या है कि अगर इंसिडेंट लाइट और स्कैटर्ड लाइट की फ्रीक्वेंसी इक्वल है सो दैट विल बी रिले लाइन। स्कैटर्ड की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है इंसिडेंट से तो एंटी स्टोक्स लाइन मिलेंगी। स्कैटर्ड की फ्रीक्वेंसी अगर कम है इंसिडेंट से तो हमें क्या मिलेंगी, स्टोक्स लाइन मिलेंगी। और जो डेल्टा
म्यू है, फ्रीक्वेंसी है, दैट इज इंसिडेंट की फ्रीक्वेंसी माइनस स्कैटर्ड की फ्रीक्वेंसी. दिस इज नोन एज रमन फ्रीक्वेंसी. दिस इज नोन एज रमन फ्रीक्वेंसी. न जो रिले स्कैटरिंग है या स्टोक्स लाइन है, एंटी स्टोक्स लाइन है, उसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं. अगर हम लेवल ड्रॉ करते हैं, so this is 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. this one is 6. यहाँ पे भी हम 6 ड्रॉ कर लेते हैं. 6 5 4 3 2 1. नाउ अगर हम ट्रांजिशन शो करते हैं 3 से 6 पे, क्लियर, मतलब ये है इंसिडेंट, शुरू में जो हुआ इंसिडेंट जो लाइट थी वो उसका ट्रांजिशन है. अब अगर जो स्कैटर्ड लाइट है वो भी इसी फ्रीक्वेंसी की है, हम बोलेंगे एनर्जी गैप, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है तो एनर्जी गैप सेम होगा. सो ये जो केस है वो किसका केस है? रिले स्कैटरिंग का. रिले स्कैटरिंग. ये 1 2 3 4 क्या है? लेवल्स हैं. सो अगर दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होगी तो जो एनर्जी है वो भी सेम होगी. नाउ यहाँ से जो सेकंड केस उसमें देखा हमने कि 3rd से 6 पे गया, लेकिन वापस आते टाइम क्या हुआ कि वो यहाँ तक आया. तो हमने यहाँ से क्या देखा है कि ये जो केस है, दिस इज द केस फॉर स्टोक्स लाइन. और वैसे हमने स्टोक्स लाइन में क्या पढ़ा था? स्कैटर्ड लाइट है, उसकी फ्रीक्वेंसी है दैट विल बी लेस देन इंसिडेंट लाइट. सो फ्रीक्वेंसी कम है तो इसका मतलब क्या है? एनर्जी ऑफ स्कैटर्ड लाइट दैट विल बी लेस देन एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट. सो यहाँ से दिस इज द एनर्जी फॉर incident, this is the energy difference for scattered. Clear? Now third is for anti-Stokes. Anti-Stokes line. यहाँ पे क्या होगा कि जब वापस आए स्कैटरिंग होगी, सो स्कैटरिंग के लिए दिस विल बी द केस. सो यहाँ पे हमने क्या देखा था कि स्कैटर्ड लाइट है, उसकी फ्रीक्वेंसी है मोर देन इंसिडेंट. तो एनर्जी की अगर टर्म में देखें तो स्कैटर्ड लाइट की एनर्जी है दैट विल बी मोर देन इंसिडेंट. क्लियर? सो इस तरह से हम यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. नाउ मूविंग टू प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल. सो प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल में क्या होता है? जो डेल जे है दैट इज 0 और ±2. दिस इज द सिलेक्शन रूल. सो डेल जे की वैल्यू अगर 0 है मतलब रेले स्कैटरिंग है. रेले का केस है. और डेल जे की वैल्यू अगर ±2 है तो स्टोक्स और एंटी स्टोक्स का केस है. नाउ म्यू बार क्या होता है? b इंटू जे प्लस 1. यहाँ पे हमने क्या लिखा है? प्योर रोटेशन. रमन के साथ में प्योर रोटेशन यूज किया है. सो सिर्फ हम इतना ही इसको यूज करेंगे. न जब इतना यूज करेंगे तो हम ट्रांजिशन कराते हैं जे से जे डैश के ऊपर. और जे डैश को हम क्या लिखते हैं? गैप कितना है? ±2. सो जे डैश को लिख लेते हैं j+2. सो यहाँ से अगर हम देखें ट्रांजिशन, ये फर्स्ट हो गया. अब अगर दिस इज फॉर जे और जे डैश के लिए अगर लिखें सो दिस इज b इंटू जे डैश प्लस 1. अब जे डैश की जगह j+2 लिखते हैं. j+2, यहाँ पे j+2 प्लस 1. So this will be equal to b into j+2 into j+3. So यहाँ से जो डेल्टा म्यू बार है that will be
म्यू बार जे डैश माइनस म्यू बार जे. So B into J plus 2 into J plus 3 minus B into J plus 1. यहाँ से B कॉमन लिया, इसको सोल्व किया. जे स्क्वायर प्लस 5J प्लस 6 माइनस जे स्क्वायर माइनस जे. जे स्क्वायर यहाँ से कैंसिल आउट हो गया. सोल्व करेंगे सो B इंटू 4J प्लस 6. सो यहाँ पे J की वैल्यू पुट करेंगे 0 1 2 3. सो अगर J की वैल्यू हम पुट करते हैं, इफ J इज इक्वल टू, अगर J की वैल्यू 0 पुट किया, सो कितना आया? J की वैल्यू 0 पुट करेंगे 6B आएगा. डेल्टा म्यू बार विल बी इक्वल टू 6B. J की जगह अगर 1 पुट किया, सो 10B. J इज इक्वल टू 2 होगा, तो दिस विल बी 14B. क्लियर? सो इसके अकॉर्डिंग अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें या हम एक रफ आइडिया लें स्पेक्ट्रा का, सो यहाँ से दिस विल बी द लाइन फॉर रिले स्कैटरिंग और दीज आर द लाइंस. सो जो फर्स्ट गैप है वो कितना है? यहाँ से ये कितना गैप है? 4B 4B. सो यहाँ से हम देखते हैं कि हम इसको क्या लिखेंगे? दिस गैप, दिस इज 6B, this is 4B, this is 4B, 4B, 4B. तो ये जो लाइन है दिस इज फॉर रिले स्कैटरिंग, दिस इज फॉर रिले स्कैटरिंग. ये जो लाइंस हैं इधर वो किसके लिए आ गई? एंटी स्टॉक्स के लिए. और दीज आर फॉर स्टॉक्स, स्टॉक्स लाइंस, दीज आर एंटी स्टॉक्स लाइंस. सो हम देखेंगे कि रिले स्कैटरिंग से स्टॉक से एंटी स्टॉक्स तक जाएंगे तो फर्स्ट जो डिफरेंस है, यहाँ पे ये भी 6B है, दिस इज 6B. वो फर्स्ट डिफरेंस कितना है? 6B है. और उसके बाद जो डिफरेंस है वो कितना है? 4B है. दिस इज द केस फॉर प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स. नाउ रोटेशनल वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल. सो रोटेशनल वाइब्रेशन रमन स्पेक्ट्रा करेंगे, सो उसमें हम रोटेशनल का फैक्टर भी यूज करेंगे. सो डेल्टा J होगा दैट विल बी 0 और प्लस माइनस 2. 0 होगा रिले के लिए, प्लस माइनस 2 एंटी स्टॉक्स और स्टॉक्स के लिए. और वाइब्रेशनल का है तो वाइब्रेशन क्वांटम नंबर भी लेंगे, दैट इज डेल्टा V प्लस माइनस 1. सो जो हमारे पास में अगर डेल J इज इक्वल टू 0 है, सो जो डेल म्यू बार है दैट विल बी इक्वल टू म्यू ई बार 1 माइनस 2 XE. दिस इज फॉर Q ब्रांच. और अगर डेल J है दैट इज प्लस 2, सो प्लस 2 होगा. सो डेल्टा म्यू बार दैट विल बी इक्वल टू म्यू ई बार 1 माइनस 2 XE प्लस B इंटू 4J प्लस 6. अभी हमने निकाला था डेल म्यू बार किसके लिए? जब प्योर रोटेशनल निकाला था तो उसके लिए क्या निकाला था? B इंटू 4J प्लस 6. और जो ये केस है दिस इज फॉर वाइब्रेशन, और वाइब्रेशन के लिए जो चेंज होता है वो कितना आता है? इतना ही आता है. तो डायरेक्ट हमने पुट किया है. ये वाइब्रेशन का हो गया. रोटेशन पे हमने जो रमन में निकाला है प्योर रोटेशन में वो कंट्रीब्यूशन लिखा है. नाउ डेल्टा J इज इक्वल टू -2. -2 लिखेंगे तो माइनस म्यू बार दैट विल बी इक्वल टू म्यू बार E 1 माइनस 2 XE माइनस B इंटू 4J प्लस 6. सो जो फर्स्ट है डेल्टा J इज इक्वल टू 0 दैट इज Q ब्रांच. सेकेंड है दैट इज S ब्रांच एंड थर्ड वन इज O ब्रांच. सो यहाँ से अगर हम स्पेक्ट्रा शो करें तो किस तरह से आएगा?
जो क्यू ब्रांच है उसमें इस तरह से लाइंस आएंगी, सभी एक ही इंटेंसिटी। सो दिस इज क्यू ब्रांच। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, these are S branch, और लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम ड्रॉ करेंगे so these are O branch। सो रोटेशनल वाइब्रेशन रमन स्पेक्ट्रा में क्या होगा, रोटेशन का फैक्टर हम ये कंसिडर करेंगे। प्योर रोटेशन से हमने ये निकाला था गैप, और वाइब्रेशन से हमने ये गैप निकाला है। इसका जो सिलेक्शन रूल है ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन रूल ही ज़्यादातर पूछा जाता है। इसके अंदर तीन तरह की ब्रांचेस बनेंगी, तीन तरह के जो स्पेक्ट्रा में तीन तरह के रीजन आएंगे, क्यू ब्रांच, एस ब्रांच और ओ ब्रांच। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि molecule to give rotational vibration spectra is that the polarizability of molecule must change as molecule vibrate। वो molecule जो rotational और vibration रमन स्पेक्ट्रा देते हैं उसका रीजन क्या है कि polarizability है of molecule changes। So rotational vibrational रमन स्पेक्ट्रा जो देगा उसमें क्या है, पोलराइजेबिलिटी का जो फैक्टर है वो क्या करेगा, चेंज करेगा। नाउ एक आईआर स्पेक्ट्रा में हम पढ़ते हैं, एक रमन स्पेक्ट्रा पढ़ते हैं। दोनों में जो रमन स्पेक्ट्रा है उसका एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ऑफ रमन स्पेक्ट्रा, ऑफ रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी ओवर आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी की एडवांटेज क्या है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से। सो फर्स्ट इज कि होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल हैं, जो होमोन्यूक्लियर डायटोमिक जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आईआर स्पेक्ट्रा नहीं देते हैं, क्योंकि उनमें परमानेंट डायपोल मोमेंट नहीं होता है। आईआर स्पेक्ट्रा वो देते हैं जिनमें डायपोल मोमेंट बन जाता है, मतलब जिसमें क्या होता है, चार्ज सेपरेशन होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल आईआर स्पेक्ट्रा नहीं देते हैं, बट वो रमन स्पेक्ट्रा देते हैं। सो फर्स्ट तो यहाँ पे ये है जो एडवांटेज है। सेकंड एडवांटेज क्या है कि जो रमन स्पेक्ट्रा है वो गैसेस या लिक्विड्स या सॉलिड सभी के लिए एप्लीकेबल है, मतलब गैसेस, लिक्विड, सॉलिड सभी क्या है, रमन स्पेक्ट्रा को शो करते हैं। दिस इज फॉर रमन स्पेक्ट्रा। बट आईआर के लिए अगर हम बात करें तो आईआर जनरली हम निकालते हैं गैसेस के लिए। अगर सॉलिड और लिक्विड की बात करें आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी करते टाइम, तो वो क्या कर जाते हैं, उनका जो स्पेक्ट्रा होता है वो क्या कर जाते हैं, डिफ्यूज होते हैं, क्वाइट डिफ्यूज स्पेक्ट्रा। So this is also the advantage of Raman spectra on IR spectroscopy। So जो मेन इंपॉर्टेंट है कि जो होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल है, जैसे D2 है, रमन IR नहीं देता है बट रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी देता है। तो इस तरह से होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल क्या करते हैं, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी देते हैं, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं देते हैं। सेकंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रमन है वो गैस, लिक्विड और सॉलिड तीनों के लिए एप्लीकेबल है, जबकि आईआर है वो मेनली क्या है, गैस के लिए है। सॉलिड और लिक्विड का अगर हम आईआर स्पेक्ट्रा निकालते भी हैं तो वो क्या होता है, डिफ्यूज्ड स्पेक्ट्रा हमें ऑब्टेन होता है।